हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपना ब्लॉक 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो ब्लॉक 4 से शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी ब्लॉक 1, 2 एंड 3 कवर कर लिया है इसका वीडियो पार्ट 1 में। ओके, तो ये देखो, हमें डिफरेंट इंग्लिश जो इंडिया के अंदर है वो हमें देखने के लिए मिलेगी इस पर्टिकुलर ब्लॉक में। सारी डिस्कशन इसी से रिलेटेड होगी कि इंडिया को हमने इंग्लिश को हमने किस तरीके से अडेप्ट करा है इंडिया के अंदर। ठीक है, एंड कैसे हमारा रीजनल वाइज डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट होता है, डिफरेंट यूटिलाइजेशन होती है इस लैंग्वेज की, है ना। हमारा इंडियन जो कल्चर है, सोसाइटी है, उसमें जब एक फॉरेन लैंग्वेज को हम अडेप्ट करते हैं तो उसमें अपने स्टाइल्स भी यूज करते हैं, अपने स्टाइल्स भी ऐड ऑन कर देते हैं। उसी को हम नेटिवाइजेशन बोलते हैं, जिसका मतलब होता है अडेप्टिंग इटसेल्फ टू इंडियन सोशल कल्चर एंड लिंग्विस्टिक रियलिटीज। ठीक है, मतलब एक लैंग्वेज को जब दूसरी कंट्री अडेप्ट करती है तो वो अपने स्टाइल से करेगी उसे। मान लो अगर कल को हमने किसी और देश के ऊपर राज किया एंड उस देश के ऊपर अपनी लैंग्वेज छोड़ के चले गए, तो वो लोग हमारी लैंग्वेज को एज इट इज ऐसे नहीं बोलेंगे जैसे हम बोलते हैं। उनके बोलने के लहजे में काफ़ी डिफरेंस होगा। उनके कुछ टर्मिनोलॉजीज अपनी खुद की क्रिएट की गई होंगी जैसे वो अपनी लैंग्वेज को बोलते हैं। जैसे हम लोग ज़्यादातर कई बार बहुत ज़्यादा हम्बल होते हैं, है ना, तो वो हम्बलनेस हम इस इंग्लिश लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं। जैसे हम किसी को ज़्यादा रिस्पेक्ट देने के लिए आप करके बात करेंगे एंड उसको इंसान को ज़्यादा वैल्यूएबल महसूस कराएंगे, है ना। तो सेम इसी तरह की हम कोशिश करते हैं कि इंग्लिश में भी उस इंसान को सेम चीज़ महसूस हो, दैट वी आर टू हम्बल, है ना। तो हमारे जो ये सारे एथिक्स होते हैं, मॉरल्स होते हैं, हम लैंग्वेज के अंदर भी घुसाने की कोशिश करते हैं। तो यही सारी बातें इस ब्लॉग के अंदर डिस्कस की गई है। तो सबसे पहले तो हम इसके डोमेन्स देख लेते हैं कि भाई कहाँ कहाँ इंग्लिश जो है बोली जाती है ज़्यादातर। फैमिलीज़ के अंदर जो ज़्यादा इंग्लिश एजुकेटेड फैमिलीज़ होती है, ठीक है, वहाँ पे या तो पार्शल होगी या फिर फुली इन इंग्लिश कन्वर्सेशंस होंगी। ठीक है, ये ज़्यादातर अर्बन और एलीट फैमिलीज़ के अंदर देखा जाता है एंड ज़्यादातर जो यंगर जनरेशन है उनके बीच देखा जाता है। फिर जो फ्रेंड्स होते हैं वो आपस में कैजुअल इंटरेक्शंस करते टाइम भी कई बार इंग्लिश में बात करते हैं। जो इंग्लिश है ना वो कई बार अपने वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के बीच में मिक्स करके उसको यूज़ करते हैं। फिर नेबरहुड में हम देख लेते हैं, ठीक है, अर्बन स्पेसेस में यूज़ होता है वो ज़्यादातर। एंड देन ट्रांजैक्शंस, हमारा बिजनेस, बैंकिंग, कस्टमर सर्विस, फॉर्मल ट्रांजैक्शंस, इन सभी में आप ज़्यादातर यूज़ इंग्लिश का ही देखोगे। बाकी सारी जितनी भी हमारी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस होती है, लोकल लैंग्वेजेस होती है, बहुत रेयर यूज़ उनका देखोगे जो हमारे फॉर्मल ऑफिशियल काम होते हैं उनमें। फिर एजुकेशन में आपको पता है भाई कि इंग्लिश मीडियम जो स्कूल्स होते हैं उनकी कितनी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है आज के टाइम पे भी, है ना। एंड गवर्नमेंट के भी ज़्यादातर जो काम होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। हालांकि जो रीजनल लैंग्वेज है वो ऑफिशियल स्टेटस तो रखती है, बट जो फंक्शनल लैंग्वेज है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, फॉरेन अफेयर्स, ये इंग्लिश ने ही होल्ड कर रखा है इसका स्टेटस। ठीक है, तो देखो इसमें भी जो है ना डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स आ जाते हैं। जैसे डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी, तो जब इंटरव्यूज होंगे, मीटिंग्स होंगी, सेरेमनीज होंगी, तो इनमें आप ज़्यादा देखोगे कि पूरा का पूरा इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन हो रही है। चाहे सभी लोगों को एक और लैंग्वेज क्यों ना आती हो जिसमें वो ज़्यादा इजीनेस फील करते हो, बट फिर भी इंग्लिश ही वहाँ पे मेन हमारा लिंग्वा फ्रेंका माना जाएगा। देन टॉपिक ऑफ डिस्कोर्स, ठीक है, जैसे मतलब जो बाकी की फील्ड्स हो गई, जैसे टेक्निकल फील्ड, एकेडमिक फील्ड, साइंटिफिक टॉपिक्स हो गए, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का ही यूसेज ज़्यादा देखा जाएगा। आपको इनके हिंदी टर्मिनोलॉजीज पता भी नहीं होंगे, आप इनको ट्रांसलेट भी नहीं कर सकोगे। बहुत सारे साइंटिफिक वर्ड्स ऐसे होते हैं, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, जिनको हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको याद रखने में एक अलग मेहनत लगेगी। ठीक है, लिंग्विस्टिक रीजन, काफ़ी सारे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश इसलिए सीख लेते हैं ताकि वो ना एक तरह से जो गैप है हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और डिफरेंट अदर लैंग्वेजेस के बीच में, जैसे साउथ इंडियन स्टेट्स होगी ज़्यादातर, तो उनके बीच का जो ये गैप है ना वो गैप कम हो सके। ओके, फिर प्रोफेशनल स्टेटस एंड एजुकेशन, भाई सबको पता है कि हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल स्टेटस में हम ज़्यादा इंग्लिश फ्लुएंसी को वैल्यू देते हैं। रीडिंग हैबिट्स जिन लोगों की होती है उनकी अपने आप इंग्लिश ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इंग्लिश यूज़ इन द फैमिली,
फिर फैमिली का मैंने ऑलरेडी पॉइंट आपको बता दिया। फंक्शंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, तो सोशल किस तरीके से ये काम करती है, प्रेस्टीज, मॉडर्निटी एंड ग्लोबल आइडेंटिटी के तौर पे ये सिम्बॉलिकली काम करती है। एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल फंक्शन, ठीक है, तो एजुकेशनल प्रोफेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया, हायर एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में आपको ये काम करती है। इंग्लिश एज अ लिंक लैंग्वेज, ठीक है, तो बाकी सारे जो रीजन्स हो गए जहाँ पे हमारी लैंग्वेज नहीं बोली जाती, जो हमारी मदर टंग है वो नहीं बोली जाती, तो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, वो लोग भी तो ये डिमांड कर सकते हैं कि आप हमारी भाषा सीख लो, हम क्यों आपकी भाषा सीखें। तो इंग्लिश यहाँ पे एक तरह से मीडिएटर का काम करता है कि कोई कन्वर्सेशन हो ही ना, इससे अच्छा है कि भाई किसी तीसरी लैंग्वेज में कन्वर्सेशन हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। फिर ये कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग, दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, ये हमें पता होने चाहिए। कोड मिक्सिंग क्या होता है, जब आप एक ही सेंटेंस के अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के बोल दो, मतलब अपनी मदर टंग और इंग्लिश को मिला के बोल दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आई एम गोइंग टू बाजार टुडे, तो मैंने देखो बाजार जो है हिंदी का वर्ड बोल दिया, तो ये कोड मिक्सिंग हो गया, ठीक है। एंड कोड स्विचिंग क्या होता है, जब मैं स्टार्ट तो करूँ एक लैंग्वेज से एंड ख़त्म कर दूँ बात अपनी दूसरी लैंग्वेज में, ठीक है, एक सेंटेंस मैंने एक लैंग्वेज में बोला, दूसरा सेंटेंस दूसरी लैंग्वेज में बोल दिया, तो ये कोड स्विचिंग हो जाता है। और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, देखो एक इंसान है जो ऑफिस में तो अपना इंग्लिश में बात करता है पूरा, घर आके क्या बोलता है, हिंदी में बात कर लेगा पूरा, ठीक है, तो इसको भी कोड स्विचिंग में काउंट करेंगे हम। ओके, चलो अब नेक्स्ट यूनिट पे बढ़ते हैं, नेटिवाइजेशन ऑफ इंग्लिश डिस्कोर्स, मतलब जो इसके रूल्स है, सिंटेक्स है, मॉर्फोलॉजी है, फोनोलॉजी है, उसमें भी इंडियंस ने जो है अपने अलग विशेष रूप से चेंजेस कर रखे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हम उसको इंडियनाइज कर रहे हैं ना एक तरह से। नेटिवाइजेशन मतलब अपनी कंट्री के हिसाब से अडॉप्ट कर रहे हैं भाई। हमारी जो हिंदी है, हम जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं, बट इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में सेम वर्ड की प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है, जो लिखा सेम तरीके से होगा बट उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगी, है ना। आपने कई बार ऐसे वर्ड्स देखे होंगे। ओके, अभी यहाँ पे जो ये ट्रांसफ़र ऑफ कंटेक्स्ट है, इसका मतलब क्या है, हम कई बार सेंटेंस को उसी हिसाब से ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं जैसे हम उसे अपनी हिंदी में लिखा हुआ देखते हैं। ये है ट्रांसफ़र ऑफ कंटेक्स्ट का मतलब। जैसे हम बोलना चाहते हैं कि मैं चाय लूँगा, तो हम उसको बोल देंगे आई विल टेक टी, बट इसका करेक्ट फॉर्म होगा आई विल हैव टी, है ना। बट ऐसा नहीं है कि हम जो कन्वर्स कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत होता है। हम लोगों ने ये इतना ज़्यादा बोल दिया आई विल टेक टी कि अब इसको इंडियन इंग्लिश में नॉर्मलाइज कर देते हैं हम। इसी तरीके से एक लैंग्वेज की ना नेटिवाइजेशन होती है, ठीक है। मान लो एक तो सबको पता है कि भाई ये रूल है कि ये चीज़ ऐसे हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है बिल्कुल, हम उसके अगेंस्ट नहीं जाते, हम रूल्स को दिमाग में रख के अपने हिसाब से इंग्लिश को जो है ट्रांसलेट करते हैं, मतलब अपनी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंसेस, ताकि वो ग्रामेटिकल रूल्स को भी ब्रेक ना करे, उसका मीनिंग भी सबको वही समझ में आए, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसफर ऑफ कंटेक्स्ट, कि जो हम कहना चाह रहे हैं हम रेगुलर किसी नेटिव इंग्लिश स्पीकर के हिसाब से ना कह के हम अपने हिसाब से उसे ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो उसका मीनिंग भी समझ में आ गया, प्लस हमने अपने स्टाइल से उसको बोल दिया। ये चीज़ आप लोगों ने बहुत बार नोटिस की होगी कि आप जो दिमाग में हिंदी में सेंटेंस सोचोगे ना, उसको जब चेंज करोगे, ट्रांसलेट करोगे, तो अपना जो वर्ड का फॉर्मेट, जो उसका सिंटेक्स है ना, वो अपने हिसाब से लगा दोगे, ठीक है। जो इंग्लिश है उसका रूल अलग होता है ना। ये क्या कहता है, सब्जेक्ट आएगा पहले, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल होता है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा। बट हिंदी में हमारा रूल अलग होता है, हिंदी में हमारा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन आ जाता है वर्ब। मतलब मैंने बोला मैं खाना खा रही हूँ, खा रही हूँ, तो यहाँ पे हमारा अब ध्यान देना, जो सबसे पहले है ये सब्जेक्ट आ गया, ये ऑब्जेक्ट,
एंड लास्ट में क्या आ गया आपका? लास्ट में आपका आ गया ये वर्ब। बट इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग। फूड लगाने की जरूरत नहीं है भाई, ऑब्वियस है कि खाना ही खाएंगे। तो आई एम ईटिंग, तो यहाँ पे ऑब्वियस है फूड जो है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये जो रूल है हमारा हिंदी से इंग्लिश जो ट्रांसलेशन होता है, मैंने उसको समझाने के लिए आपको करा है। तो कई बार ये गलती भी होती है कि ट्रांसलेट करते टाइम हम इंग्लिश का ये रूल भी तोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे हिंदी में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा और इंग्लिश में आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये कन्वर्सेशन करते टाइम हम इस चीज़ को कई बार भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये आप अगर आपके क्वेश्चन में आना कि क्या डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, तो इस तरह के चैलेंजेस इंडियंस के लिए हो सकते हैं कि भाई हमारे लिए जो वर्ड जैसे लिखा है ना, हम लेटर को वैसे ही पढ़ेंगे, उस लेटर को अलग प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी। लेकिन इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशंस अलग हो जाती है, आप लोगों को पता है। जो लेटर हमें जिस तरीके से लिखा हुआ दिख रहा है ज़रूरी नहीं है वो प्रोनाउंस भी वैसे ही हो। ठीक है, उन लोगों की अपनी कोई अलग सिस्टम चलता है कि किस हिसाब से किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है। ठीक है, जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, स्कॉटलैंड का है वो। तो हमारे लिए जो ये वर्ड होता है ना वियर, हम इसे वियर बोलते हैं क्योंकि हमारे लिए जो ये ई ए आता है ये ए है, ई है, ई ए पढ़ते हैं हम इसको, ई है ना। वो क्या पढ़ता है? वेयर, वेयर। और यही इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है। जब तक हम किसी नेटिव इंग्लिश स्पीकर से उसकी प्रोनाउंसिएशन सुनते नहीं है ना, तब तक हमें लगता है हम जो पढ़ रहे हैं वही सही है। और आप इस चीज़ को यकीन मानोगे, बहुत ज़्यादा इंडियंस इसको वियर ही बोलेंगे, क्योंकि ये हमारे साइकोलॉजी में है ना कि हमारे लिए जो चीज़ जिस तरीके से लिखी हुई है, अब जैसे हमने कोई वर्ड देख लिया बेयर, है ना, तो हम उसको बेयर ही बोलेंगे। क्लियर है ना? तो भाई आपने हमें 2-3 एग्जांपल दे दिए कि ये जो ई ए है इसका साउंड ई ए होएगा। तो जहाँ पे भी हमें ये ई ए दिखता है हम उसकी प्रोनाउंसिएशन वैसे ही करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारे दिमाग में सेटिंग आ जाती है। तो इस तरह के आप एग्जांपल्स दे सकते हो अपने एग्ज़ाम में कि यहाँ पे हमारी प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से गलत हो जाती है। ठीक है, ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हो जाती है, तो हमारे लिए यहाँ पे डिफ़िकल्टी आती है क्या करने के लिए? नेटिवाइजेशन करने के लिए इंग्लिश को। ठीक है, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, इन सब चीज़ों में। चलो, इतना समझ में आया। फिर फॉर्म का भी मैंने बताया आपको कि इंग्लिश जो है हम अपने हिसाब से उसे और ज़्यादा पोलाइट करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम अभी भी बहुत सारे लोग जो है आप देखोगे पूछेंगे व्हाट इज़ योर गुड नेम, है ना, इस तरीके से करके बोलते हैं। तो ये ज़्यादातर जो फॉरेनर्स होते हैं, जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, वो इस तरीके से नहीं पूछते किसी से भी नाम। वो इतने हम्बल नहीं, मतलब हम्बल होते हैं, आई वुड नॉट कमेंट, बट वो ये ऐसे नहीं बोलेंगे व्हाट इज़ योर गुड नेम, क्योंकि इट इज़ नॉट कॉमन in their culture. So they will simply ask, "What's your good name?" Oh, sorry, what's your name? That's it, nothing else. ठीक है? तो formal equivalence of IE and BE. IE यहाँ पे इंडियन इंग्लिश है, ठीक है, एंड BE यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश है। तो हम कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ें सेम सेम सी हो जाए। ठीक है, तो जो ब्रिटिश इंग्लिश वोकेबलरी है हम उसी को यूज़ करते हैं और अपना लोकलाइज्ड मीनिंग और उसमें अपना जो है एक्सेंट डाल देते हैं बस। और फिर हमारी खुद की अपनी कोलोकेशंस भी होती है। कभी-कभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो सिर्फ इंडिया में ही यूज़ होते हैं जैसे ये पास आउट ऑफ कॉलेज, ये बहुत कॉमन फ्रेज है, बहुत लोगों से आपने सुना होगा। बट आप ये सेम चीज़ किसी को, ये सेम फ्रेज किसी नेटिव स्पीकर के सामने बोलोगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या पास आउट ऑफ कॉलेज हो गया भाई, है ना, ऐसा क्या हो गया। गिव एन एग्ज़ाम, है ना, टेक एन एग्ज़ाम, इन सब में हमें कन्फ्यूजन होती है, तो हम अपने हिसाब से फ्रेजेस बना देते हैं। और सब क्योंकि बहुत कॉमनली, इतने बड़े इंडिया, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो इतने कॉमनली सब लोग यूज़ करते हैं, तो सबको लगता है सही ही होगा। तो वो इंडियन नेटिवाइजेशन के अंदर आ जाता है, वो इंडियन इंग्लिश के अंदर आ जाता है, उसको एक जगह मिल जाती है। तो जैसे ये फ्रेज है ना, इसकी अपनी एक जगह है इंडियन इंग्लिश कोलोकेशंस के अंदर। ठीक है, फिर हाइब्रिड फॉर्मेशंस हो जाती है कि भाई हम दो अलग अलग वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बना देते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो कुछ तो हमने उसमें से इंग्लिश वर्ड ले लिया, कुछ हिंदी वर्ड ले लिया, तो उसको एक नया वर्ड बना दिया, जैसे टाइम पास, प्रीपोन, ईव टीजिंग, इस तरीके से। कंटेक्स्ट बाउंड इंडियनिज्म,
तो भाई कंटेक्स्ट के हिसाब से हम अपने फ्रेजेस बनाते हैं, जो मैंने पहले बताया था, डू द नीडफुल। ये जो है हमारा खुद का सिर्फ अपना इंडियन सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट में यूज होता है, बाहर कंट्रीज में नहीं यूज होता। ओके, वेयर आर यू पुटिंग अप, तो ये भी हमारा मतलब देश का ही पूछने का स्टाइल है इस तरीके से। तो आप देखो जितना इसमें स्टडी करोगे ना, आपको और भी बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस ज़्यादा यूज़ करते हैं, बाहर के लोग नहीं करते। और हम क्या क्या गलतियां कर देते हैं भाई, हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स कर देते हैं, जैसे ही इज़ अ डॉक्टर बोलने की जगह बोल देंगे ही इज़ डॉक्टर। ठीक है, यूज़ ऑफ प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट, आई एम नोइंग हिम बोल देंगे इंस्टेड ऑफ आई नो हिम। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जो ज़्यादातर इंडियंस कर देते हैं। फिर डायरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ L1 सेंटेंस, L1 मतलब लैंग्वेज वन, जो आपकी मदर टंग है। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इनटू इंग्लिश। तो हम अपने जो हमारे सेंटेंस होते हैं हिंदी में जिस तरीके से होते हैं, मैंने आपको बताया ना, सेंटेंस वर्ब एग्रीमेंट है ना, तो हम उसी हिसाब से अपने उसी स्ट्रक्चर को लेके ही ट्रांसलेट कर देते हैं, जो कि हमारी गलत मतलब गलती हो जाती है जिससे इंग्लिश में। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने पहले ही बता दिया, प्रीपोन अपग्रेडेशन को ब्रदर, हाइब्रिडिटी भी मैंने पहले ही बता दिया आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइब्रिड आइटम्स इंडियन और इंग्लिश वर्ड्स को मिला के। ठीक है, फिर मीनिंग को एक्सटेंशन करके और सिमेंटिक शिफ्ट करके, तो हम डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करते हैं। फिर इंडियन इंग्लिश कोलोकेशंस, ये भी डिस्कस हो चुका है। ओके, ये स्टाइल फीचर भी डिस्कस हो चुका है, हम ज़्यादा पोलाइट यूज़ करते हैं। फिर फोनेटिक्स में क्या क्या डिफरेंस आ जाता है, देखो जैसे मान लो ये वॉवल साउंड होती है ना, व की, यहाँ पे मतलब वॉवल और कॉन्सोनेंट साउंड, सॉरी। ठीक है, तो हम इनके में वी होता है, डब्ल्यू होता है। अब हम तो दोनों को वा ही पढ़ते हैं भाई। ठीक है, हमें नहीं पता इसमें डिफरेंस क्या है प्रोनाउंसिएशन में, शायद नेटिव स्पीकर्स को पता होगा, तभी इन्होंने दो डिफरेंट लेटर्स रखे हुए हैं। एंड हम लोगों की ये जो रिफ्लेक्सिव साउंड होती है, हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो लोग इसका कम यूज़ करते हैं ना। रिफ्लेक्सिव साउंड हमारे में कॉमन होती है, जैसे ट, ड, है ना, ड, ये अलग 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 साउंड्स होती है हमारे इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में। ओके, नॉन सेगमेंटल फोनिम्स, तो इंटोनेशन, स्ट्रेस, रिदम पैटर्न्स हमारे में जो है ना, हम अपने हिसाब से स्ट्रेस देते हैं। जो हम हिंदी बोलेंगे तो हमारे बोलने का तरीका अलग होगा। आप कभी साउथ इंडियंस की इंग्लिश सुनना, उनकी इंग्लिश आप पहचान लोगे कि वो अलग तरीके से स्ट्रेस करते हैं अपने वर्ड्स को, वो अलग जगहों पे स्ट्रेस करेंगे, जहाँ की उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसका असर उनकी इस इंग्लिश लैंग्वेज पे भी देखने को मिलता है। और ऐसे ही जब वो लोग हिंदी बोलेंगे तो उनकी हिंदी आप पहचान जाओगे कि हाँ ये साउथ इंडियन की हिंदी है, क्योंकि उनकी हिंदी में भी वो उनका डायलेक्ट थोड़ा सा झलक जाता है कि उनका जो सेंटेंस फॉर्मेशन उनकी रीजनल लैंग्वेज में होगा, वही उसी तरह का फॉर्मेट स्ट्रक्चर वो हिंदी में भी बनाएंगे, सेम ऐसे ही इंग्लिश में भी बनाएंगे। ओके, इंटेलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन इंग्लिश इंडियन इंग्लिश ग्लोबली, मतलब बेसिकली इंडियन इंग्लिश को समझने का तरीका। ठीक है, तो इसमें ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। वैरायटी ऑफ इंडियन इंग्लिश जो हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिए, क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं भाई, देखो हमारा स्ट्रॉन्ग रीजनल एक्सेंट है, तो जो वो लोग हैं ना दूसरी कंट्रीज के, वो हमारी बात डायरेक्टली समझ सके ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनकी प्रोनाउंसिएशन वो बहुत ज़्यादा फास्ट बोलेंगे। और एक्चुअली मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, इंडियन इंग्लिश है ना बहुत ज़्यादा क्लियर होती है, मतलब हमारी जो एक्सेंट है उसको समझना बहुत आसान है। जो बाकी के जो नेटिव स्पीकर्स होंगे ना, वो इतना फास्ट बोलेंगे, हमें उनकी बातें ना जब तक वो बहुत आराम आराम से धीरे धीरे नहीं बोलेंगे, तब तक बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगी। बहुत सारे वर्ड्स हम मिस आउट कर देंगे, उनके इंपॉर्टेंट वर्ड्स। शायद जब हम बहुत ज़्यादा यूज टू हो जाएंगे उन्हें सुनने के, तब हम उनकी वो स्पीड को कैचअप कर पाएंगे। अदरवाइज जब हम उनसे बात करेंगे ना, तो वो हमारे वर्ड्स बहुत ईजिली समझ जाएंगे। हाँ, बट वो गलतियाँ ज़रूर बता सकते हैं कि यहाँ आपने इस वर्ड को स्ट्रेस यहाँ पे गलत दिया, इस सेंटेंस में ये गलती करी, बट दे आर ओके विद दैट, है ना। स्टार्टिंग में तो वो हमें ऐसे इंफीरियर तरह से देखते थे कि भाई तुम्हें हमारी लैंग्वेज बोलनी नहीं आती ये वो, बट अब जो है उनकी भी थिंकिंग इवॉल्व हो रही है कि भाई दिस इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, द होल वर्ल्ड इज़ लर्निंग इट, एंड द होल वर्ल्ड इज़ डिफरेंट, सो एवरी वन इज़ लर्निंग इन देयर ओन वे। ठीक है, सो इट्स नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को देखो डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, देयर इज नथिंग विच आई हैवंट डिस्कस्ड येट।
तो आप ये सारी की सारी चीज़ें जो है देख लेना। तो नॉन नेटिव वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश का मतलब वही मैंने बताया ना अभी कैसा एटीट्यूड होता है बाहर का, जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं उन लोगों का किस तरह का एटीट्यूड होगा जो नॉन नेटिव स्पीकर्स होंगे उनके टूवर्ड्स। तो पहले ये इनकरेक्ट और इन्फीरियर समझते थे जो नॉन नेटिव स्पीकर्स होते थे, बट धीरे धीरे जैसे ग्रोथ हुई है ना, इंग्लिश को और ज़्यादा कल्चरली रिच फॉर्म्स में देखा गया, तो फिर ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलने लग गई है ना, ग्रेटर एक्सेप्टेंस मिलने लगी, तो उन लोगों ने भी समझा ठीक है लेट अस गिव देम स्पेस टू इवॉल्व। ठीक है, दे विल करेक्ट देमसेल्व्स और दे विल हैव देयर ओन डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्पीकिंग। जैसे आप दुनिया के अलग अलग जगहों पे जाओगे ना, तो वहाँ पे देखोगे ऑस्ट्रेलियन का अलग एक्सेंट होगा, किसी नाइजीरियन का अलग एक्सेंट होगा, अफ्रीकन का अलग होगा, चाइनीज़ का अलग होगा, जापानीज़ का अलग होगा, है ना। तो सभी का एक्सेंट एंड सभी का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, सभी का बोलने का तरीका सब कुछ अलग अलग आपको मिलेगा, है ना। तो उसके हिसाब से आपको एक्सेप्टेंस बढ़ानी पड़ेगी ताकि आपकी लैंग्वेज को भी सब लोग और ज़्यादा मतलब इज्जत करें और ज़्यादा अपनाएं, है ना, खुले आम से अपनाएं उसको। ओके, हमारी जो लैंग्वेज के ज़्यादातर जिसने लिखे हैं दे आर राजा राव, आर के नारायण, सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय, ये हमारे फेमस राइटर्स हो गए। तो आपके दिमाग में और भी जो राइटर्स आते हैं आप उनके एग्जांपल्स ले सकते हो कि भाई इन्होंने ज़्यादा पॉपुलराइज करा है ना, पॉपुलैरिटी बढ़ाई है अपने टेक्स्ट से। ओके, चलो, और क्या क्या है इसमें। नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स कौन होते हैं, बेसिकली जो उन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं जिनकी मेन ऑफिशियल लैंग्वेज ही क्या है, इंग्लिश है। जैसे यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही बोली जाती है। एंड नॉन नेटिव स्पीकर्स कौन हो गए, जिनमें या तो ये इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज है या फॉरेन लैंग्वेज है। सेकेंड लैंग्वेज का होना मतलब मेन लैंग्वेज ना होके बट दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है कि भाई बाकी सारी चीज़ों में इंग्लिश का यूज़ होता है। तो इंडिया ऐसी कंट्री होगी, नाइजीरिया हो गई, सिंगापुर हो गई, ठीक है, फिलीपींस भी है इनमें। ओके, तो स्टैंडर्ड इंग्लिश मतलब जो फॉर्मल वैरायटी है, जो एक्चुअल ऑफिशियल कम्युनिकेशन में यूज़ होती है, ठीक है, जो एकदम करेक्ट एस्टेब्लिश्ड रूल्स ऑफ ग्रामर, वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन यूज़ करेगी, जैसे ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश हो गई। ठीक है भाई। ओके, डिबेट ओवर नेटिव एंड नॉन नेटिव इंग्लिश। तो ये वही सारे पॉइंट्स है जो अभी हमने डिस्कस कर लिए। डायलेक्ट्स एंड क्रियोल्स, देखो यहाँ पे ना एक वर्ड होता है पिजिन, पिजिन एंड क्रियोल, क्रियोल, इनको आपको याद रखना है। पिजन होता है, मान लो एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आपके यहाँ पे इंडिया में चाइनीज़ लोग थोड़ा रहने लग गए ऐसे। अब उन लोगों को ज़रूरत महसूस हुई कि भाई हमें तो हिंदी सीखनी पड़ेगी। अब पूरी की पूरी इतनी बड़ी हिंदी भाषा को सीखना भी आसान नहीं है, तो उन लोगों ने बोला कि इनकी जो डिक्शनरी है ना, जिसमें मान लो 5,000 शब्द है। अब इतने 5,000 शब्द तो याद करना बहुत मुश्किल है, तो हम इसको 5,000 को छोटा करके 500 शब्द कर देते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ये चाइनीज़ लोग अपनी एक अलग कम्युनिटी बनाएंगे क्योंकि इनको बोलने का सबका सेम तरीका होगा, इनकी थिंकिंग सेम होगी, बैकग्राउंड सेम होगा, ये एक दूसरे को जज नहीं करेंगे, है ना, सीखते टाइम, क्योंकि इनको इनका मोटिव सेम है। तो इसे हम क्रियोल बोल देते हैं। जब हम एक छोटा लोकल ग्रुप बना ले एंड उस लैंग्वेज को इजी आउट करने के लिए, सॉरी इसको पिजिन बोलते हैं, मैंने उल्टा बोल दिया, इसको पिजिन बोलते हैं। जब हम एक छोटा ग्रुप बना ले, छोटी कम्युनिटी बना ले कि एक लैंग्वेज को सीखने के लिए उस लैंग्वेज को इजी आउट कर दे, एंड यही जब हमारी और ज़्यादा बड़े स्तर पे लैंग्वेज बोली जाएगी सारी यूनिवर्सिटीज़ में बड़े एक पैमाने पर, है ना, जो प्रॉपर नेटिव लैंग्वेज होगी उसको हम क्रियोल बोल देते हैं। ओके, ये स्टेबल लैंग्वेज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग इंग्लिश विद लोकल लैंग्वेजेस। तो यही जब पिजन और ज़्यादा ग्रो कर जाएगी तो ये क्या बन जाएगी, क्रियोल बन जाएगी, मतलब बड़े स्तर पे। तो जो जितने उसके 5,000 वर्ड थे एक लैंग्वेज में, वो सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे, सारे एस्पेक्ट्स आ जाएंगे उसमें। ओके, तो नेटिवाइज्ड वेराइटीज़ एंड एंग्लो हाइब्रिड्स, ये सारा मैंने बता दिया आपको, इंडियन इंग्लिश, सिंगापुरियन इंग्लिश, एंड किस तरीके से जो एंग्लो हाइब्रिड्स होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर्स और इडियम्स जो है मिक्सअप हो जाते हैं। नियर इंग्लिश क्या होती है, या तो सिंप्लीफाइड होगी। फ्रैक्चर्ड इंग्लिश मतलब फॉल्टी इंग्लिश, कि भाई कुछ कुछ गलतियाँ मिल जाती है उन इंग्लिश में। ठीक है, फिर देखो 3 तरह की इंग्लिश होती है, मैंने आपको बताया था। इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज, जो फर्स्ट लैंग्वेज होगी जिन कंट्रीज़ की, उनके लिए इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज हो जाएगी। फिर इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज उन कंट्रीज़ के लिए जो इंग्लिश सीख रहे हैं, जैसे चाइना हो गई हमारी, जापान हो गई,
एंड कोरिया हो गई। ये कंट्रीज़ जो है अभी इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा बड़े तादाद में ना सीख रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनका इंस्टीट्यूशंस चलते हैं कि भाई इंग्लिश सिखाओ हमें, बहुत पैसे मिलते हैं इस फील्ड में। ठीक है, आपने ये कैम्ब्ली वगैरह देख सुना होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंग्लिश किनको सिखाते हैं, इन्हीं ईस्ट साइड की कंट्रीज़ को ये टारगेट करते हैं। फिर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, ये जो है वो मतलब एक तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज है और एजुकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। किन कंट्रीज़ में, जैसे इंडिया हो गई, नाइजीरिया हो गई, नाइजीरिया एंड सिंगापुर, है ना। इन कंट्रीज़ के नाम आप लोगों को याद रखने हैं। ओके, द डायस्पोरा ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस, अब वही है, मैंने आपको बता दिया कि भाई किस तरीके से ये ग्लोबल स्प्रेड हुआ है इंग्लिश का ड्यू टू कॉलोनाइजेशन, ट्रेड, माइग्रेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये तो होना ज़रूरी था, वर्ल्ड का ट्रेड इंग्लिश में ही होता है भाई, तो इस रियलिटी को तो हम एस्केप नहीं कर सकते। दिस इज़ व्हाट इट इज़। So our next block is problems of teaching and learning English literature. तो यहाँ पे देखो टैली है, इसकी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, टीचिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया। इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, इसका मतलब क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बोलता है कि भाई इंग्लिश लिटरेचर को आप इंडिया के अंदर किस तरीके से जो है मिक्सअप करोगे कि जो बच्चे हैं वो बड़े इजीली इसे सीख ले। ठीक है, तो सबसे पहले तो द इन्वेजन ऑफ थ्योरी। आप लोगों को पता है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर थ्योरी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हम उस टेक्स्ट को किस तरीके से क्रिटिसाइज करेंगे, मतलब जज करेंगे, है ना। क्रिटिसिज्म में हमने पढ़ा था लिटरेचर और लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी में डिफरेंस क्या होता है। तो जो हमारी थ्योरीज है, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म हो गया, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी हो गई, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए हमें किसी भी टेक्स्ट को क्या करना है, इंटरप्रेट करना है। ठीक है, एंड प्लस उसको टेक्स्ट सेंट्रिक भी रख सकते हैं हम, है ना, एस्थेटिक रीडिंग भी कर सकते हैं। तो ये सब जब हम सारी थ्योरीज पढ़ेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा। तो जो बच्चे हैं उनको हमें अपना आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल रीडिंग, ये इन सब के बारे में भी सिखाना है कि भाई जो लैंग्वेज है, नरेटिव यूज़ किया गया है, कैरेक्टर है, इन सबको आप पढ़ोगे कैसे, इन्हें समझोगे कैसे, है ना। तो ये हमारी जो टेली है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया, ये इन्हीं सब के बारे में बात करती है। पेडागॉजिक चैलेंजेस इन टेली, तो देखो भाई जो बच्चे हैं वो भी अपने डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो इन सारी लिटरेरी थ्योरी से एकदम से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो बॉयज़ है ना, मेल है, वो शायद समझे हमें फेमिनिस्ट थ्योरीज क्यों पढ़ाई जा रही है, भाई हमारे तो किसी काम की नहीं है ना। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं। जो बहुत अच्छे घर से आ रहे हैं, एलीट घर से आ रहे हैं, वो बोलेंगे हमें आप ये दलित लिटरेचर क्यों पढ़ाते हो, ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं लोगों के, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। फिर लैक ऑफ एडुकेट टीचिंग रिसोर्सेज, ट्रेन फैकल्टी एंड कंटेक्चुअलाइज पेडागोजी हो सकती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती है। फिर टेली एंड द जॉब मार्केट, देखो वैसे तो ज़्यादातर जो ये जॉब मार्केट है इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए, ये टीचिंग बेस्ड ही होती है। आप या तो स्कूल में टीचर लग सकते हो या फिर कॉलेज में प्रोफेसर लग सकते हो। बट अब जैसे जैसे ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये इवॉल्व हो रहा है, तो बच्चों ने भी और जगह भी करियर इसमें ढूंढना शुरू कर दिया है। जैसे कंटेंट राइटिंग आप सीख सकते हो, पब्लिशिंग, मीडिया, जर्नलिज्म, ट्रांसलेशन, डिजिटल मार्केटिंग, एडिटिंग, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो आप जब एक होलिस्टिक वे में सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हो, तो आप उस इंफॉर्मेशन को, उस नॉलेज को कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ओके, चलो लर्निंग स्ट्रेटजीज फॉर इंग्लिश स्टडीज़, तो लर्नर सेंटर होनी चाहिए, इंटरेक्टिव होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, ग्रुप डिस्कशंस, प्रेजेंटेशंस, डिबेट, प्रोजेक्ट वर्क, रोल प्लेज, लिटरेरी वर्कशॉप्स, एंड और क्या क्या इसके अंदर होना चाहिए, डिजिटल टूल्स लाइक ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, ऑनलाइन लिटरेरी रिसोर्सेज होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड थ्योरीज को हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ बताना चाहिए। ओके, तो इससे जो है बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे उस सब्जेक्ट में। इंग्लिश वर्सेस क्वींस इंग्लिश, देखो इंग्लिश हमारी क्या हो जाती है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं, इक्वल इक्वल ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हो रही है। बट हमारी जो फॉर्मल है वो तो क्वींस इंग्लिश ही है, जो मतलब एक्चुअली ब्रिटिश इंग्लिश है, वही हमारी फॉर्मल है ना, जो अकेडमिक एंड ऑफिशियल नॉर्म में यूज़ होती है। अब आप अपने एग्ज़ाम में इंग्लिश में तो नहीं लिख सकते कुछ भी। तो ये डिबेट है, ये चाहते हैं बच्चे कि इंग्लिश को भी यूज़ कर ले, बट इसकी प्रॉब्लम क्या होगी, अगर हमने इंग्लिश को
मेन लिटरेचर और क्लासरूम्स में यूज़ करने लग गए तो इसकी प्रॉब्लम होगी कि भाई इंटरनेशनल जो इंटेलिजिबिलिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा हिंडर होगी। मतलब हमारी भाषा और इंग्लिश को मिला के हम 50-50 कर देंगे तो जो 50% हम हिंदी के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो पूरा वर्ल्ड तो हमारे टेक्स्ट को नहीं समझ पाएगा ना। ऐसे समझो जैसे फ्रेंच ने अपना आधा टेक्स्ट इंग्लिश में लिख दिया, आधा फ्रेंच में लिख दिया, तो हम तो उसे नहीं समझ पाएंगे, तो हमें तो इरिटेशन होगी कि भैया तुम, हमें तो सिर्फ इंग्लिश आती है, तुमने इसमें आधा फ्रेंच घुसा दिया। एक आधा वर्ड हो तो समझ में आता है, लेकिन पूरा का पूरा 50% यूज करने में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हम लोगों के लिए ईजी हो जाएगी चीज़ें, ठीक है, बट पूरे वर्ल्ड के लिए मुश्किल हो जाएगी। ओके, ट्रांसलेशन एज पेडागॉजिक प्रैक्टिस। तो ट्रांसलेशन को एक बहुत अच्छा तरीका माना गया है कि भाई बच्चों को एक तरीके से समझाने का। जैसे मैं ही हूँ, मान लो पहले मैं इंग्लिश में टेक्स्ट पढ़ती हूँ, फिर उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को समझाती हूँ, आप उसे हिंदी में सुन के फिर अपने एग्जाम में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखते हो, है ना। तो ये ट्रांसलेशन के थ्रू आप और ज़्यादा अच्छे से समझते हो इंग्लिश लिटरेचर को, ठीक है। तो लेगेसी ऑफ द पास्ट एंड वर्सेस पॉसिबिलिटीज ऑफ द फ्यूचर, कि पास्ट में किस तरीके से चला है, फ्यूचर में ये क्या क्या चीज़ें देखता है। फेमिनिस्ट, दलित, रीजनल एंड इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, सोशली इसको और ज़्यादा रेलिवेंस मिल रही है। डीकोलोनाइजिंग द करिकुलम, डाइवर्सिफाइंग रीडिंग लिस्ट, मेकिंग इंग्लिश स्टडीज इंक्लूसिव एंड लोकली मीनिंगफुल। तो ये पूरा आप टेक्स्ट पढ़ना, इसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो फंक्शन ऑफ द इंग्लिश टीचर इन इंडिया बहुत ही इजी है भाई। देखो, हम ये तो हम अपने लॉजिक से भी इसमें लिख सकते हैं कि उस इंग्लिश टीचर को सबसे पहले तो सबसे अच्छी लिटरेचर की नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो वो पढ़ा पाएगी ना। एक एक उसका जितने भी पॉइंट्स है उनकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, फिर पढ़ाना आना चाहिए, एक्सप्लेन करना आना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाकी ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, करिकुलम फ्रेमिंग, द डिबेट कंटिन्यूज, कि भाई करिकुलम में आप क्या चीज़ इंक्लूड करो और क्या चीज़ एक्सक्लूड करो। देखो, एक वर्ड आएगा कैनन। कैनन मतलब वो सारे ग्रेट वर्क्स, वो सारे फेमस वर्क्स जिनको हम अपने लिटरेचर में महान का वो मानते हैं वर्क, जिनके तरफ हम देखते हैं कि इन्हें पढ़ के हम कुछ सीख ले सकते हैं इस लैंग्वेज के बारे में, चाहे हम उसे सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड इवेल्युएशन करें या फिर उसको जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, सोशल बैकग्राउंड है, उसके हिसाब से उसको इवेल्युएट करें। तो ये जो कैनन वर्क्स है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें ये अपने करिकुलम में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। ये किस तरीके से किसी भी बच्चे का माइंड जो है चेंज कर सकता है। एंड ये जो कैनन वर्क है, ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर दे। भाई कुछ कुछ वर्क्स ऐसे भी थे जो वाकई में थोड़ी कंजर्वेटिव सोच वाले थे, कुछ ज़्यादा ही रिलीजन का फेवर करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओके, कॉन्सेप्ट्स, लेबल्स, ट्रेंड्स। तो जो भी चीज़ें हैं, देखो कॉन्सेप्ट लाइक वर्ल्ड इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, इंग्लिश, ये सारे मैंने ऑलमोस्ट आपको ज़्यादातर बता दिए है। और क्या क्या ट्रेंड चल रहे हैं, जेंडर की स्टडीज़, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर हम कई बार पढ़ चुके हैं, दलित लिटरेचर आगे आएगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, मीडिया नरेटिव्स, परफॉर्मेंस स्टडीज़। ओके, क्रिटिकल थ्योरी एंड इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया। तो क्रिटिकल थ्योरी हमारी क्या क्या हो जाती है, स्ट्रक्चरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनिज्म। तो यहाँ पे हमारे जो क्लासरूम्स होंगे लिटरेचर के, वो किस तरीके से आइडियोलॉजी एंड कल्चर को समझेंगे, ओके, एंड उसे किस तरीके से एक्सेस कर पाएंगे, ये भी हमें देखना है। द लैंग्वेज डिबेट, अच्छा आप सबको तो ये बात पता ही होगी कि हमारी पूरी कंट्री में ही ये बहुत बड़ी लैंग्वेज डिबेट है कि भाई हम हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज प्रमोट करें या फिर हम इंग्लिश को ही कंटिन्यू रखें, ठीक है। तो पैन इंडिया मीडियम बन जाएगा, ये एक तरह से न्यूट्रल सर्वाइवल लैंग्वेज हो जाएगी कि भाई सारे रीजन्स में ना एक तरह से बायसनेस जो होती है उसको हटा देगी, कि भाई किसी भी लैंग्वेज के टुवर्ड्स कोई बायसनेस नहीं है। एक थर्ड लैंग्वेज हम लेकर आए हैं इंडिया से बाहर की, जो आप लोग सीख लो ताकि सबको बराबरी का मौका मिले। बेसिकली सब इंडियंस को सीखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हाफ ऑफ द इंडियंस तो नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, बाकी हाफ ऑफ द इंडियंस नहीं सीख रहे हैं, वो चीज़ नहीं होगी। द सीन ऑफ एजुकेशन है इंग्लिश। तो ये तो आपको पता है कि भाई हमारा जो इंग्लिश है ये प्राइमरी मीडियम है हायर एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, लॉ में, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में। तो ये पॉइंट्स भी बहुत इजीली आप लोग लिख सकते हो। सो आवर नेक्स्ट ब्लॉक इज क्वेश्चनिंग द कैनन, ब्लॉक
6, ठीक है। तो मैंने कैनन वर्ड का ऑलरेडी आपको मीनिंग बता दिया था कि ये वो वर्क्स होते हैं जो ट्रेडिशनली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने गए हैं, है ना, क्लासिक वर्क्स है, एंड ये वर्दी है एकेडमिक स्टडी के लिए, ठीक है। मतलब ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भाई ये बेस्ट टेक्स्ट है कि किसी भी लिटरेचर के स्टूडेंट को ये टेक्स्ट पढ़ने चाहिए। तो ज़्यादातर जो है ब्रिटिश लिटरेरी टेक्स्ट ही इसमें यूज़ होते हैं, शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, डिकेंस, हम लोगों ने सबने इनको पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, है ना। तो अभी क्वेश्चन क्यों रेज होता है कैनन के बारे में कि भाई क्यों है ये ग्रेट, बट कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा लिटरेचर ग्रेट है, कौन सा कैनन ग्रेट है, भाई कौन सा टेक्स्ट कैनन के लिस्ट में आना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं हमसे सारी बात छुपा के रखी हो एंड हमें एक तरह से वही हेजमनी करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि भाई लिटरेचर हम पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में ये आएगा ना कि हाँ ब्रिटिशर्स बेस्ट, वहाँ के लोग देखो कितना अच्छा टेक्स्ट लिखते हैं, उन लोगों में कितनी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पावर है और हमारे यहाँ के लोगों को कुछ आता जाता नहीं है। तो एक इस तरह का नोशन हमारे दिमाग में जा सकता है ना। तो इसीलिए हमें कैनन्स को क्वेश्चन करना ज़रूरी है ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि भाई ये जो हमने सो कॉल्ड कैनन्स अपने लिए सेट कर रखे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ग्रेट टेक्स्ट है, हमें इन्हीं को पढ़ाना चाहिए अपने करिकुलम्स में। तो ऐसा तो नहीं कहीं ना कहीं इसके पीछे भी किसी की चाल हो, है ना, हो सकता है ना। जी ब्रिटिशर्स ने तो हमेशा से यही कोशिश करी है अपने आप को सुपीरियर दिखाने की। तो इस पूरे ब्लॉक में ना हम यही डिस्कस करने वाले हैं कैनन के बारे में। तो देखो जो ये दो हमारे क्रिटिक्स हुए हैं, एफ आर लीविस एंड मैथ्यू आर्नोल्ड, इन लोगों ने क्या बोला है कैनन्स के बारे में। तो ये जो मैथ्यू आर्नोल्ड है ना, इन्होंने अपनी एक टच स्टोन मेथड दिया था। क्या दिया था? टच स्टोन मेथड। कि ये आप कैसे पता करोगे कि कोई भी जो टेक्स्ट है वो बेहतर है या नहीं। तो इन्होंने रखा उन पुराने टेक्स्ट को एक तरह से पैमाने पे कि भाई हम ना इससे कंपेयर करेंगे, तो आपका टेक्स्ट इनसे अगर बेहतर हुआ या इनके बराबर भी खड़ा हुआ तो उसे अच्छा बोलेंगे, और इनके अगर बराबरी नहीं कर पाया तो बेकार बोलेंगे। तो वो जो क्लासिकल टेक्स्ट थे एंड जो हमारे रेनेसांस एलिजाबेथन पीरियड के टेक्स्ट थे, जैसे शेक्सपियर का टेक्स्ट हो गया, मिल्टन का टेक्स्ट हो गया, है ना, इनके टेक्स्ट को मानते थे कि अगर आपका टेक्स्ट इनके बराबरी कर पा रहा है तो ठीक है, हम आपके टेक्स्ट को अच्छा मानेंगे, अदरवाइज आपका टेक्स्ट इतना अच्छा नहीं है। ठीक है। सो ही proposed a selected list of great authors such as Shakespeare, Milton, Wordsworth, whose works were believed to embody timeless truths and moral refinement। कि भाई इन लोगों के वर्क्स ही है जो सबसे बेस्ट है एंड इन्हीं से कंपेयर करना चाहिए हमें, ये फाइंड आउट करने के लिए कि भाई किसी और इंसान का टेक्स्ट इतना अच्छा है या नहीं है। तो ये इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है। फिर जो ये एफ आर लीविस आते हैं, ये भी सेम तरह की बात करते हैं, बट ये नाम बदल देते हैं। ये बोलते हैं कि भाई जो जेन ऑस्टन है, जॉर्ज इलियट है, हेनरी जेम्स है, जोसेफ कनराड है, ये सारे मेन अच्छे ऑथर्स हैं जिन्हें लिखने का स्टाइल आता है, सब कुछ पता है लिखने की चीज़ें। तो इन्हें हमें इनके टेक्स्ट के हिसाब से हमें जज करना चाहिए दूसरे इंसान का टेक्स्ट। तो ये भी किस चीज़ को एक्सक्लूड करते हैं? फेमिनिस्ट कॉलोनियल वॉइसेस को। इन दोनों के ही जो विचार थे वो ज़्यादा यूरोसेंट्रिक थे, यूरोसेंट्रिक कैनन को ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया करते थे, दोनों के दोनों। ठीक है। एंड जो डाइवर्स लिटरेरी ट्रेडिशंस हैं उनको रिजेक्ट कर देते थे। भाई पूरा वर्ल्ड आपकी लैंग्वेज में कुछ टेक्स्ट लिख रहा है तो आप उनको भी तो वैल्यू दो। हालांकि जो मैथ्यू आर्नोल्ड थे ये तो काफ़ी पुराने टाइम के थे, तो इनको हम बोल सकते हैं कि ठीक है आपके टाइम पे इतना ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में लिटरेचर नहीं लिखा जाता, लेकिन जो एफ आर लीविस थे ना, ये तो हमारे 20th सेंचुरी के ही क्रिटिक है ना, अर्ली 20th सेंचुरी में। इस टाइम पे ऑलरेडी काफ़ी सारे हमें डिफरेंट डिफरेंट डायस्पोरिक टेक्स्ट देखने के लिए मिल गए थे। ठीक है। तो इनका जो ये वर्क है द ग्रेट ट्रेडिशन, ये इन्हीं सब की बात करता है कि मॉरल सीरियसनेस होनी चाहिए, एथिकल पर्पस होना चाहिए लिटरेचर में। आपने एक फिक्स्ड कैटेगरी डिफाइन कर दी उन लोगों के लिए कि भाई कैनन वर्क वही जिसमें मॉरल सीरियसनेस है, एथिकल पर्पस है। ओके। चलो देखो यूनिवर्सिटीज़ में कौन सा हमें टेक्स्ट इंक्लूड करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये इस चीज़ की भी डिबेट होती है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ तो जो है ये जो कॉलोनियल कैनन्स
थे ना, जो कॉलोनियल कैनन, क्या हो गया भाई, जो वो सारे टेक्स्ट जो ब्रिटिशर्स को तो बहुत अच्छा बता रहे, जैसे कि शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, इन्हें हमारी नज़र में, हम जो अभी भी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, इस तरीके से दिखाया जाता है ना कि सबसे बेस्ट यही राइटर्स है। भाई हमने तो कभी इनको और हमारे अपने जो इंडियन राइटर्स है या बाकी जो राइटर्स हो गए ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको ऐसे एक साथ कंपेयर करके देखा ही नहीं ना कि भाई कौन सा ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो हम, हमारी जो यूनिवर्सिटीज है उन लोगों ने भी ज़्यादा किसको एक्सक्लूड कर दिया, इंडियन, अफ्रीकन, कैरिबियन राइटर्स को। इनफैक्ट आप जब सिलेबस भी देखोगे तो ज़्यादातर बच्चे जो है सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर की तरफ भागते हैं। भाई उनके पास अपने रीजंस है कि आप जो एग्जाम सेट करते हो उसमें आप सारा का सारा ब्रिटिश लिटरेचर से ज़्यादा पूछते हो, है ना। तो ये रीज़न हो सकता है। चलो, क्रिटिसिज्म लिटरेचर एंड टीएस इलियट, जो हमारे टीएस इलियट थे ये भी एक तरह के क्रिटिक थे। तो ये भी किस चीज़ में फॉलो करते थे, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। तो ये बोलते थे कि भाई जिस तरीके से अभी तक जो ट्रेडिशन चला आ रहा है उसी को फॉलो करके ही आप आगे का टेक्स्ट लिखो। ये ट्रेडिशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। तो इनका भी जो है मेन रूट यूरोपियन क्लासिक्स के थी। ओके, यूरोपियन क्लासिक्स के जो वर्क थे उनको बोलते थे कि इनके जैसे आपको लिखना है और इनकी ये ट्रेडिशन फॉलो करनी है। तो इन्होंने भी जो ये पर्सनल, रीजनल एंड कल्चरल नैरेटिव्स है उसको एक तरह से साइड लाइन कर दिया, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी। ओके, किसको इन्होंने इम्पोर्टेंस दी, कॉलोनियल एंड एलिटिस्ट पर्सपेक्टिव्स को, एंड मार्जिनलाइजिंग इंडिजिनस एंड नॉन वेस्टर्न लिटरेचर को इन्होंने जो है साइड लाइन कर दिया। ओके, दो द कैनन एंड अस। तो भाई ये डिबेट देखने को मिलेगी कि हमारे जो लिव्ड एक्सपीरियंस है, हिस्ट्रीज है, कल्चरल नरेटिव्स है, वो तो इन कैनन्स में कभी भी शोकेस नहीं होंगे। हम लोग तो नहीं रिलेट करते ना इतना ज़्यादा इन टेक्स्ट से। हाँ ये है थोड़ा सा, ये वर्ल्ड वाइड स्टोरीज काफ़ी कॉमन हो जाती है तो समझ लेते हैं, बट हम किससे ज़्यादा रिलेट करेंगे, जो हमारे कल्चर को डिफाइन करेगा, जो हमारे बैकग्राउंड से रिलेटेड होगा, हमारी रूट्स को डिफाइन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ की बात कही है, स्लैंग्स इन थ्योरी एंड द कैनन। तो यहाँ पे ये चीज़ कहती है कि भाई हर एक बड़े कैनन के अंदर ना कुछ इनविजिबल बायसेस है। ठीक है, एक तरह से झुकाव है। स्लांट मतलब क्या होता है, झुकाव। ठीक है, तो हर एक थ्योरी में किसी एक पर्टिकुलर नरेटिव के टुवर्ड्स झुकाव होगा, एंड सेम ऐसे ही कैनन के अंदर भी देखना पड़ेगा, देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये जो थ्योरीज है, जो अर्ली थ्योरीज आई थी, जैसे हमारे मैथ्यू अर्नोल्ड की हो गई, एफ आर लुइस की हो गई, टी एस इलियट की हो गई, ये तो स्ट्रेट अवे क्या बोलते थे कि जो ये वेस्टर्न टेक्स्ट है ना यही सुपीरियर है। इन्होंने ना कभी फेमिनिज्म को कंसिडर किया, ना दलित, ना रीजनल एंड पोस्ट कॉलोनियल नरेटिव, तो इन्हें पता ही नहीं था क्योंकि इनके टाइम तक ये पोस्ट कॉलोनियल इतना ज़्यादा मशहूर हुआ भी नहीं था। ठीक है, तो इन लोगों ने भी फिर बाद में जो है ये चीज़ें क्वेश्चन होने लगी, ये जो स्लांट्स है ना, ये झुकाव है जो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के टुवर्ड्स है। तो उसने क्वेश्चन किया, भाई तुम जो है ये इंग्लिश स्टडीज़ को ना डीकोलोनाइज करना ज़रूरी है। डीकोलोनाइज, ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि अभी भी जो इंग्लिश लिटरेचर है उसके अंदर भी कॉलोनियलिज्म की छाप है, तो उसको भी हमें डीकोलोनाइज करना है। हमारे मन के अंदर, हमारे माइंड के अंदर तो डीकोलोनाइजेशन है, सॉरी कॉलोनाइजेशन है ही, हमारे लिटरेचर के अंदर भी है। वो हमें इन बड़े कैनन से देखने को मिलता है कि भाई इतने बड़े बड़े जो कैनन्स है, मतलब मशहूर वर्क है जो हमें हमारे लिटरेचर में पढ़ाए जाते हैं, वो ज़्यादातर वेस्टर्न टेक्स्ट है ना। हमारे बाकी रीजनल टेक्स्ट कहाँ गए, क्या उनमें वो बात नहीं है, क्या उनमें वो दम नहीं है। ठीक है, तो जो फिर रोमांटिसिज्म एंड द कैनन, ये जो रोमांटिक हमारे राइटर्स आए, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शेली, इन लोगों ने भी दूसरा नज़रिया दिया। ठीक है, दुनिया को देखने का, इमोशन, नेचर, इंडिविजुअलिज्म, इन सब की बातें करी, बट मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस की, नॉन यूरोपियन वॉइसेस की इन लोगों ने भी बात नहीं करी। ठीक है, फिर काफ़ी सारे जो पुराने टेक्स्ट थे, चाहे वो क्लासिकल टेक्स्ट हो, चाहे वो 13, 14, 15 सेंचुरी के टेक्स्ट हो, उनमें ज़्यादातर क्या देखने के लिए मिलता था, रिलीजियस टेक्स्ट वो होते थे। जैसे हमारे जो ये मेटाफिजिकल पोएट है ना, जॉर्ज हर्बर्ट, इनकी ये पूरी जो पोएट्री है ये ज़्यादा गॉड को डेडिकेटेड है। अब जब मैं मेटाफिजिकल पोएट्री पढ़ा रही थी ना, उस टाइम पे मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था कि हम क्यों मतलब इन पोएट को पढ़ रहे हैं।
एक्चुअली इसके पीछे लॉजिक क्या है? ये तो हमारा ना रिलीजन है, ना ही हम इनके इन सारी बातों से कुछ रिलेट कर पाते, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं ऐसा नहीं वेस्ट है। तो भाई हम भी एज एन इंडिविजुअल इवेल्युएट कर सकते हैं कि हमारे लिए लिटरेचर में क्या चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए और क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर भाई इनका जो ये क्रिश्चियन एथिक्स है, इसको ही ये सबसे ऊपर रखते हैं, बाकी रिलीजन्स का क्या है ना? हमारा रिलीजन कहाँ स्टैंड करता है ओवरऑल इंग्लिश लिटरेचर के अंदर? उसको भी स्पेस मिलना चाहिए। या तो आप सारे रिलीजन्स को स्पेस दो, या फिर आप किसी रिलीजन की बात मत करो। ठीक है। एंड फिर देखो, जब डार्विन थ्योरी आ जाती है तो उसके बाद तो ये जो रिलीजन में जैसे भी इन लोगों ने अपना बताया कि कैसे इंसान यहाँ पे आया, तो इसमें क्लैश ऑफ थॉट आ गए, है ना? एकदम से एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटीज आ गई लोगों के अंदर। ह्यूमन सेंटर्ड वर्ल्ड व्यूज हो गया, मतलब ह्यूमन को सेंटर में रखना आ गया कि भाई गॉड इज नॉट इन द सेंटर, ह्यूमन इज इन द सेंटर। ये वाला माइंडसेट लोगों के अंदर आने लग गया जैसे ही उन्हें थोड़ा सा साइंटिफिकली रियलिटी के बारे में पता चला। ओके। फिर विमेन की बात करते हैं भाई कि भाई आप लोगों ने इतने लंबे टाइम से आपका जो 50% पॉपुलेशन है उसको बिल्कुल ही साइडलाइन करके चले हो आप, है ना? लिटरेचर में ज़्यादा मेल डोमिनेंस ही देखने को मिली है, ना फीमेल राइटर्स ज़्यादा है, ना फीमेल कैरेक्टर्स आपने इस तरह के कोई डेवलप करे कि भाई जिनकी हम ऐसे डिस्कशन भी कर सके कि हाँ दे वर ग्रेट कैरेक्टर्स। बहुत रेयर कैरेक्टर्स है, ज़्यादातर उन्हें भी आपने या तो नेगेटिव कैरेक्टर्स बनाया है, या ऑब्जेक्टिफिकेशन उनकी करी है आपने, या फिर बस लव इंटरेस्ट बना के छोड़ दिया है। कोई ऐसे मेन प्रोटेगनिस्ट रोल में नहीं रखा है। ये काम आपको ज़्यादातर फीमेल जो हमारी राइटर्स हैं उनके वर्क्स में देखने को मिलेगा ज़्यादातर। ठीक है। फिर एस्थेटिक एंड यूटिलिटेरियन की हमारी जो डिबेट है, ये हमने मैग 5 में भी ये सारी टॉपिक्स के कुछ कुछ इसके हिस्सा डिस्कस करा था कि भाई हमारी डिबेट होती है कि क्या हमें लिटरेचर का जो एस्थेटिक है, मतलब उसका जो स्टाइल है, फॉर्म है, वो रिटेन करके रखना चाहिए, या फिर उसको हमें यूज़ करना चाहिए सोशल पॉलिटिकल कल्चरल इश्यूज एड्रेस करने के लिए। तो इसकी वैल्यू किस तरीके से ज़्यादा अच्छे से यूज़ हो सकती है। नेक्स्ट इज कंटेक्स्ट एंड द कैनन। फिर यहाँ पे हिस्टोरिकल कल्चरल पॉलिटिकल आपका जो कंटेक्स्ट था वो टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है ना भाई। एक जो टेक्स्ट एलिजाबेथन टाइम पे बहुत यूजफुल हुआ करता होगा, वो आज के टाइम पे क्या रिलेवेंस होल्ड करेगा? तो हम इतने सालों पुराना टेक्स्ट आज के टाइम पे इतना सीरियसली क्यों पढ़ रहे हैं? हमें तो आज के डेट का टेक्स्ट बहुत ज़्यादा सीरियसली पढ़ना चाहिए ना, जो आज के टाइम पे रिलेवेंट है, जो हमारे लिए यूजफुल हो, हमारे माइंड को इस तरीके से चेंज करे कि हाँ हम उसे अपनी रियल लाइफ में यूज कर सके। ठीक है। तो ये सारे आप क्वेश्चंस रेज कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में, जो भी मैं आपको बता रही हूँ। फिर एक्सप्लोडिंग इंग्लिश का क्या मतलब हो जाता है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आपके सामने प्रेजेंट कर दी है, डिफरेंट वेज ऑफ क्रिटिसाइजिंग द टेक्स्ट आपके सामने प्रेजेंट कर दिए है। तो अब इंग्लिश जो है वो छोटा सा एक, जो कहते हैं ना, एक वो छोटा पॉइंट नहीं बन के रह गया, अभी बहुत एक्सप्लोर्ड हो गया है। इसमें हर एक चीज़ इंक्लूड हो गई है। ओके। स्पेशली ये किसने इंक्लूड करी है? हमारे रेमंड विलियम्स ने, जो किसकी बात करते हैं? कल्चरल मटेरियलिज्म की बात करते हैं। ठीक है। ही आर्ग्यूज दैट लिटरेचर एंड कल्चर आर शेप्ड बाय हिस्टोरिकल एंड सोशल कंटेक्स्ट, एंड इनके लिए लिटरेचर सिर्फ और सिर्फ ये रिटन टेक्स्ट ही नहीं है, इनके लिए जो पॉपुलर कल्चर है, मास मीडिया है, फोक ट्रेडिशंस है, सब ऑल्टर नरेटिव्स है, मतलब वो हर चीज़ जिसमें एक आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, उसको इन्होंने लिटरेचर के अंदर काउंट करा है। चाहे वो आपका सिंगिंग भी क्यों ना हो गया हो, चाहे आपका कोई पॉप कल्चर क्यों ना हो, उसको भी इन्होंने लिटरेचर के अंदर कंसिडर करा है। तभी इसे बोला ना, एक तरह से एक्सप्लोजन हो गया है कि भाई अब हम बहुत ज़्यादा होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि इन सब का लिटरेचर में क्या सिग्निफिकेंस है। ओके। एंड देखो, हमने मैथ्यू आर्नोल्ड एंड एफ आर लिविस ये डिस्कस कर ही लिए थे पहले ही, इन लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे। फिर द न्यू बोल्ट रिपोर्ट है ये, ठीक है, ये भी क्या किस चीज़ की बात करते हैं कि भाई आपको नेशन बिल्डिंग करने के लिए ना इंग्लिश लिटरेचर का यूज़ करना पड़ेगा, ताकि आप इम्पीरियल कंट्रोल बना सको एंड लोगों की लॉयल्टी बना सको, ताकि वो ब्रिटिशर्स के टूवर्ड्स क्या रहे, लॉयल रहे। इस तरह के उन्हें कैनोनिकल वर्क्स दे दो, और उन लोगों को ये चीज़ समझ में ना आ पाए। देखो, जो बात मैंने स्टार्टिंग में कही थी ना, कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे कोई छुपा हुआ एजेंडा हो, है ना? तो ये न्यू बोल्ट रिपोर्ट यही बोलती है
कि इंग्लिश लिटरेचर एक तरह से एज अ टूल यूज करा जाता है अपना नेशन बढ़ाने के लिए, इंपीरियल कंट्रोल बढ़ाने के लिए। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, और ज़्यादा इसने हमें इंग्लिश स्टडीज़ को पढ़ने का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिया। ठीक है, तो इंग्लिश जो है सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी की बात नहीं करता, पावर, आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी, सोशल चेंज, इन सब चीज़ों की बात करता है। इंग्लिश स्टडीज दस एक्सप्लोडेड। इस एक्सप्लोडेड वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि अब उसका कोई एक सिर्फ नैरो फोकस नहीं रह गया है कि सिर्फ एलीट जो टेक्स्ट थे हमारे बड़े बड़े राइटर्स के, उनका टेक्स्ट ही तक की सीमित नहीं रह गई है इंग्लिश स्टडीज। ये एक ब्रॉडर पॉलिटिकल अवेयरनेस भी बढ़ाती है। ठीक है, एंड डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन की बात करती है, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात करती है। तो ग्लोबली इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो और पूरा वर्ल्ड का जो लिटरेचर है, हमें उस सब पूरे लिटरेचर को इंक्लूड करके चलना चाहिए। तो देखो, दो हमारे यहाँ पे और थ्योरिस्ट आ जाते हैं जो क्या कहते हैं, जो हमारे H.G. विडोसन है। ठीक है, ये किस पे फोकस करते हैं, टेक्स्ट पे। मतलब एक तरह से इनको हम न्यू क्रिटिक बोल देंगे। जिन्होंने मेरी क्रिटिसिज्म वाली वीडियो देखी है मैग 5 की, वो इस टर्म से अवेयर होंगे। न्यू क्रिटिक कौन होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर फोकस करते हैं कि भाई हमें नहीं तुम्हारा बैकग्राउंड वगैरह जानना, हमें कुछ नहीं जानना आपके टेक्स्ट के बारे में, हमें सिर्फ टेक्स्ट लिखा किस तरीके से है, उसमें किस तरह की फॉर्म यूज़ हुई है, स्टाइल यूज़ हुआ है, सारी डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई है, हमें सिर्फ उनसे मतलब है। तो ये न्यू क्रिटिक वाले लोग कहते थे कि ना आप ऑथर के बारे में पूछो कि ऑथर का इंटेंशन क्या है, ना आप रीडर का इंटेंशन जानो, ना आप किसी भी तरह का जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, कुछ नहीं आपको जानना। टेक्स्ट से मतलब रखो, जो टेक्स्ट में लिखा है वही है आपके मतलब का। मतलब टेक्स्ट खुद में एक सेल्फ कंटेन्ड आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ही इज़ नोन फॉर इंटीग्रेटिंग लैंग्वेज टीचिंग विद लिटरेचर, फोकसिंग ऑन हाउ मीनिंग इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू डिस्कोर्स। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं जे हिलिस मिलर। इनकी डेथ अभी हाल ही में 2021 में ही हुई है। तो ये डीकंस्ट्रक्शनिस्ट थे। ठीक है, ये भी क्रिटिक थे, किससे इन्फ्लुएंस थे, ये डेरिडा से। तो ये इन सारी चीज़ों की बात करते हैं कि भाई टेक्स्ट के अंदर आप हिडन मीनिंग ढूंढो, क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो टेक्स्ट। ठीक है, बहुत सारे टेक्स्ट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ना आप कई बार बहुत गहराई से सोचते नहीं हो, बट उसमें भी हिडन मीनिंग्स होते हैं। ओके, मैंने डीकंस्ट्रक्शन वाली वीडियो में एक एग्जांपल दिया था आपको। मान लो आपके पास एक फॉर्म है, आप किसी भी चीज़ का फॉर्म भर सकते हो, जॉब का फॉर्म या एडमिशन का फॉर्म। तो उस फॉर्म में आपसे ज़्यादातर फादर की ऑक्यूपेशन पूछी जाती है ना। फादर की ऑक्यूपेशन पूछी जाती है, मदर की नहीं पूछी जाती ज़्यादातर। तो इनडायरेक्टली ये क्या इम्प्लाई करता है कि हमारी सोसाइटी में ये ऑब्वियस है कि भाई फादर जो मेल है वही कमा रहे होंगे, और जो मदर्स है वो ज़्यादा हाउसवाइफ होंगी। तो इसे कहते हैं डीकंस्ट्रक्शन करना टेक्स्ट को, कि भाई डीपली जाके गहराई से सोच के समझो ये टेक्स्ट कह क्या रहा है। एक सादा सिंपल सा दिखने वाला फॉर्म भी है ना, उसके पीछे भी कुछ डीप हिडन मीनिंग्स हो सकते हैं। जहाँ वो आपका सैलरी का कॉलम है, जो आपके फादर की सैलरी जानना चाह रहा है, शायद उसके पीछे भी उनका कोई और रीज़न हो, आपकी कोई फैक्चुअल डिटेल निकलवाना चाह रहे हो। वी नेवर नो, है ना। तो वो तो हमें भाई डीकंस्ट्रक्शन से ही पता चलेगा, जब हम टेक्स्ट की गहराइयों को समझेंगे। तो यही बात हमारे जे हिलिस मिलर कहते हैं। तो आप इनके सारे पॉइंट्स डिटेल में पढ़ लेना। ओके, तो यहाँ हमारा ये सेकेंड पार्ट भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लॉक 7 एंड ब्लॉक 8, एंड उसके बाद most probably by tomorrow I will give you the last minute preparation questions। ठीक है, so don't worry, बच्चों आप भरोसा रखो, मैं आपके लिए ये वीडियोस टाइमली लाऊंगी। इस बार आपको प्रिपरेशन का अच्छे से टाइम मिल जाएगा, कोई ऐसे लास्ट मोमेंट पे नहीं सरप्राइज होगा आप लोगों के लिए। ओके, सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।